ફરીથી આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણી સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક એન્ડ કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર અય્યપન। સર, આજે આપણે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે હવે આપને પૂછવા માંગીશ કે એક વખત હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યા પછી તે પરમનેન્ટ રહે છે કે नहीं? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज परमानेंट होता है। जैसे मैंने पहले बताया था, जो हेयर हम निकालते हैं वो इस एरिया से निकालते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। जो हेयर ट्रांसप्लांट एक बार हो गया, उसके बाद जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो हमेशा रहते हैं। हाँ, ध्यान इस बात का करना चाहिए, बाकी बचा हुआ बाल, आपका जो बाकी बाल है उसका गिरने का चांसेस रहता है। इसलिए हमारा लाडिवा सेंटर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर डेवलप किया, जिसमें नॉट ओनली हेयर ट्रांसप्लांटेशन बट पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो आपके बाकी हुआ बाल को बचा के रखने के लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है। आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कर लिए, उसके बाद आपका बाल का मेंटेन करने के लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आ साथे ज एक दर्शक मित्र जोड़ाई गया है, तेनी साथे बात करिए। जी मनोजभाई, जणाવો શું છે આપનો પ્રશ્ન? हाँ जी, मारा बाबानी उम्र 27 इयर्स है અને તેના વાળ આગળથી 25-30% જેવા નીકળી ગયા છે। જી, એના માટે તમે એકવાર સાલ હોસ્પિટલ લઈ આવો અને એક્ઝામિન કરીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીને એના માટે મારા ખ્યાલથી લગભગ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જરૂર પડશે અને સરસ રિઝલ્ટ આવશે। जी बिल्कुल। आशा રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। ડોક્ટર, આગળ વધી અને વાત કરીએ તો હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट एक टेक्निक ऐसा है जिसमें बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। एक ही साइड इफेक्ट होता है, आपका बाल वापस आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ध्यान रखने का चीज़ ये है, हेयर ट्रांसप्लांट का समय आपका एनेस्थीसिया हम देते हैं। एनेस्थीसिया में हम ज़ाइलोकेन, एड्रेनालिन, इस तरफ का सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। सामान्य बात आपको जानना ये ज़रूर है, कोई भी पदार्थ आपका बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो चांसेस रहता है एनाफिलैक्सिस और कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस ये सब होने का। यानी कि छोटे से छोटे इंजेक्शन भी आपका जानलेवा हो सकता है, ये आपको समझना ज़रूर है। कोई भी प्रोडक्ट आपका बॉडी में इंजेक्ट करें या इवन टैबलेट्स भी लें तो वो हानिकारक हो सकता है, पर सेफ्टी फैक्टर इतना ज़्यादा है, 99.99% केसेस में ये होता नहीं है। पर ये हुआ तो इसका मैनेज करने का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉपर तरीके से ये मैनेज नहीं होता है तो पेशेंट का जान भी जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूर है, जहाँ भी प्रोसीजर आप करते हैं, ऐसे ही नहीं हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर या कोई भी प्रोसीजर आप करते हैं, ये ध्यान रखिए ये इस तरह से सेटअप में हो जो एक अक्रेडिटेड फैसिलिटी हो, जहाँ सब स्पेशलिस्ट का सुविधा है। इसलिए मेरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये मेरा प्रैक्टिस को मेरे को साल हॉस्पिटल में रखने का, क्योंकि ये बहुत अति आधुनिक हॉस्पिटल है, यहाँ सब स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है और कोई भी संजोग में मैनेज करने का क्षमता हमारे पास है और हमारा स्पेशलिटी टीम के पास है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी प्रोसीजर छोटा नहीं होता है, कोई भी छोटा प्रोसीजर भी तकलीफ दे सकता है। हाँ, सवाल ये है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें साइड इफेक्ट्स लगभग ना बराबर है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, खास કરીને જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યા પહેલા કોઈ બોડી ચેકઅપ્સ કરાવવાની જરૂર છે? वैसा कुछ खास ज़रूर नहीं होता है, बिकॉज यंग मैन जो होते हैं, हेल्थी होते हैं, वो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, फीमेल्स में और मेंस में हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम B12, D3, कोई केसेस में एलर्जिक लेवल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ये सब को हम चेक करते हैं, पर ऐसा बड़ा कुछ समस्या यूजुअली होता नहीं है। वुमेन में थायराइड प्रॉब्लम बहुत कॉमनली पाया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, खास કરીને જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવા માટે કોઈ ઉંમરની મર્યાદા હોય છે? मतलब कोई नानी उम्रे हेयर ट्रांसप्लांट करावी शकाय कि न करावी शकाय, ते विषय दर्शक मित्रों ने समझ आपशो। बिल्कुल। हमारा सबसे यंगेस्ट केस 21 ईयर्स का था। ये लड़का सूरत का था और उसका शादी नहीं हो रहा था। उनका फादर बहुत चिंतित थे और पेशेंट का बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम्स भी था। इनफैक्ट उनका जो न्यूरो फिजिशियन जो ट्रीट कर रहे थे वो मेरे को बोले ये फिट कैंडिडेट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, इसको क्यों एडवाइस कर रहे हैं? मैंने बोला यार 21 साल का बच्चे का जो सिर में बाल नहीं है, वो न्यूरोटिक नहीं हो तो क्या होगा, उसका एंटी डिप्रेसेंट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जब भी ठीक होगा उसका बाल आएगा तब।
तो एक ह्यूमन फैक्टर भी बहुत ज़रूर है। जो किताब में लिखा है वो हमेशा ऐसे ही होना जरूर नहीं है। हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक केस डिफरेंट है। तजुर्बा और क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, હવે આપને પૂછવા માંગીશ કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ દરેક દર્દીએ સમાન જ હોય છે કે અલગ અલગ કેસીસ પ્રમાણે તેમાં વેરિએશન્સ આવતા હોય છે કે કોઈ અલગ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવતી હોય છે, તે વિશે સમજાવશો? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक एवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। जो पहले पंच ग्राफ्ट से करते थे, फिर FUT टेक्निक आया जिसमें एक स्ट्रिप ऑफ हेयर को पोस्टीरियर रीजन से एक्सरसाइज करके निकालते थे, पर उसमें हमेशा एक स्कार रहता था। ये प्लास्टिक सर्जन एक स्कार को स्टिच करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आते थे। तो अदर डॉक्टर्स भी आजकल करते हैं जो प्लास्टिक सर्जन्स नहीं हैं, पर उनका हैंड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता था क्योंकि वो स्कार खराब आता था, उसके ऊपर बाल नहीं आती थी। और अभी जो यूजुअली हम करते हैं वो यूजुअली सिंगल फॉलिकल टेक्निक करते हैं। एक एक फॉलिकल को निकाल के 1 बाय 1 हम आगे का ट्रांसप्लांट करते हैं। और सम पेशेंट्स में FUT टेक्निक आज भी करना पड़ता है। जिस पेशेंट का डोनर एरिया बहुत कम हो उसमें कभी कभी FUT करने का ज़रूर पड़ता है, बट 99.9% पेशेंट्स में FUE बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। मेन कारण अट्रैक्टिवनेस इसका ये है, आपका स्कार कभी उसमें होता नहीं है और रिजल्ट्स लगभग परफेक्ट आते हैं। इसलिए हर एक पेशेंट डिफरेंट है, पर जब बाल्ड होता है तो लगभग FUE टेक्निक बहुत एडवांटेजेस और बिना स्कार का होता है। और मेन चीज़ ये है, जो बाल हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो लगभग कायमी होता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આ સાથે જ એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, પ્રતીકભાઈ, તેમની સાથે વાત કરીએ। જી જણાવો, આપનો પ્રશ્ન શું છે? હા ડોક્ટર સાહેબ, મારો બાબો 40 વર્ષની ઉંમરનો છે। જી હેલો। हाँ, जी। बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। હા, મારો બાબો 40 વર્ષનો છે ને કાલ આગળમાં અડધી પડી ગઈ છે, તો તમારો ત્યાં દવાખાનાનો નંબર અને ચેકિંગ। दवाखाना जी। साल हॉस्पिटल है, ये अहमदाबाद में दूरदर्शन टीवी टावर के सामने है। किसी को भी आप पूछेंगे तो साल हॉस्पिटल बहुत प्रसिद्ध है और पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है पूरा गुजरात में, तो आपको ढूंढने में कोई जरूर नहीं पड़ेगा। જી બિલકુલ ડોક્ટર, જે રીતે દર્શક મિત્રએ પ્રશ્ન પૂછ્યો સાલ હોસ્પિટલ વિશે અને સરનામું માંગ્યું, ત્યારે ખાસ કરીને તે જણાવશો વ્યુઅર્સને કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું જે સેન્ટર છે એની પસંદગી માટે કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે અને કઈ રીતે એક આદર્શ સેન્ટરની પસંદગી કરી શકાય? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़रूर है, जैसा मैंने पहले भी दोहराया, आप कोई भी सेंटर चूज करने के पहले ये ध्यान में रखिए वहाँ मल्टी स्पेशलिटी अवेलेबल है कि नहीं। कोई भी संजोग घटा या दुर्घटना घटा, जैसा मैंने बोला, कोई भी इंजेक्शन से आपको एनाफिलैक्सिस या शॉक या रिएक्शन होता है, तब उस संजोग में आपका जान का सवाल होता है। वो डील करने का क्षमता वहाँ है क्या नहीं, वो देखना बहुत ज़रूर है। भले हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, पर जो एनाफिलैक्सिस किसी को पूछ के नहीं आता है, कभी भी घट सकता है। तब ऐसा होता है तो ये बहुत ज़रूर है सर्जन भी कैपेबल हो और उसका फैसिलिटीज़ भी हो पेशेंट को सैल्वेज करने में। फॉर एग्जांपल ICU का जरूर भी पड़ सकता है। ये क्षण मोमेंट्स के लिए जरूर पड़ता है, पर जरूर पड़ता है तो आपका केस में 0.001% में आप हो तो आपके लिए तो 100% है। इसलिए आप ऐसा सेंटर चूज करिए जिसमें मल्टी स्पेशलिटीज अवेलेबल हो और ICU अवेलेबल हो और डॉक्टर को एक्सपीरियंस हो, ये बहुत ज़रूर है। और दूसरा एक आपने पूछा था, मैंने जवाब देना रह गया, उम्र के बारे में। ये कौन सी उम्र में यूज़फुल रहता है, इसका उम्र का कोई सीमा नहीं है। यंगेस्ट पेशेंट मैंने बोला था 21 साल का है, और ओल्डेस्ट पेशेंट एक सर्जिकल प्रोफेसर थे जो 55 के आसपास थे। तो बहुत अलग अलग किस्म का पेशेंट्स में ये यूज़फुल रहता है और मेनी डॉक्टर्स आर ऑल्सो गेटिंग दिस हेयर ट्रांसप्लांट डन बाय अस। જી બિલકુલ, આ સાથે જે એક કોલર જોડાઈ ગયા છે તેની સાથે વાત કરીએ। જી, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? કિરીટસિંહ રાણા। જી કિરીટભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? મારું નામ કિરીટસિંહ રાણા છે, મારી 38 વર્ષની ઉંમર છે। જી बोलिए। હા, 38 વર્ષની ઉંમર છે મારી। જી હેલો। बराबर बोलिए किरण। હા, 38 વર્ષની ઉંમર છે મારી અને મારા આગળ બધું નીકળી ગયા છે। बराबर, उम्र का कोई सीमा नहीं है। ये इतना ही जरूर है, आपका पीछे वाला हिस्सा में बाल होना चाहिए। ये होगा तो आपका अच्छा खासा हेयर लाइन हम दे सकते हैं, जो उसको अच्छी तरह से स्टाइलिंग करके कायमी आपको बाल रहें, ऐसा हो सकता है।
જી બિલકુલ ડોક્ટર, ખાસ કરીને એ વાત જણાવશો કે જ્યારે ઈજા થતી હોય છે ત્યારે અમુક ભાગમાં વાળ જતા રહે છે, તો ત્યારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે તો એ કેટલું આશીર્વાદરૂપ નીવડે છે તે વિશે જણાવશો। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। ये हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ बालनेस का ही नहीं, कभी कभी पेशेंट जल जाते हैं, जल जाने की वजह से बाल निकल जाता है, इसमें भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ईजा हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका स्कार्स हैं, वो स्कार्स के ऊपर बाल नहीं आता है, जैसा किसी का मूंछ के ऊपर नहीं आता है, किसी का दाढ़ी में स्कार है, ये कोई भी जगह हो वहाँ हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका आईब्रोज नहीं होता है, तो उसका आईब्रोज बना सकते हैं। जिनका मुस्टैच नहीं है तो उनका मुस्टैच बना सकते हैं, और बियर्ड एरिया में हेयर लॉस है तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत वेरीड टेक्निक्स ये यूज़फुल रहता है। और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास फेस का स्कार्स के साथ आते हैं, स्कार रिविजन करने के बाद उसके ऊपर बाल नहीं आता है, तो स्कार रिविजन के साथ साथ हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ये कैमोफ्लेज टेक्निक तरीके से यूज़ होता है, स्कार को मस्त ढक देता है, तो एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन और टेक्सचर का भी ये मदद करता है। हेयर वाले एरिया के साथ स्किन और हेयर बिना का स्किन बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, और ये हेयर फॉलिकल्स भी स्किन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, खास करके आपको फोटोग्राफी वगैरह में बहुत डिफरेंस दिखता है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ स्काल्प का भी नहीं, मुस्टैच एरिया, आईब्रो एरिया और बियर्ड एरिया ऑफ द फेस, या कोई भी स्कार्स जो होते हैं, स्कार रिविजन्स के साथ साथ भी एक कैमोफ्लेज टेक्निक तरीके से यूज़ किया जाता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, સુંદરતા માટે વાળ એ બહુ મહત્વનું અંગ હોય છે, ત્યારે જ્યારે આછા વાળ હોય છે ત્યારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દ્વારા તેને વધારે ઘના બનાવી શકાય છે? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल मैंने पहले भी आपको बताया था। डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं यूज़ करते हैं। उसका मेन कारण ये है, आपका ओरिजिनल फॉलिकल्स का डैमेज हो सकता है, तो डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और मीसोथेरेपी ट्रीटमेंट को हम यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। मीसोथेरेपी एक टेक्निक है जो बहुत साल से इटाली से डेवलप हुआ है। इसमें आपका स्काल्प जो है नेचुरल, उसमें होल्स होते हैं। ये होल्स हेयर का न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रीदिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होल्स को मीसोथेरेपी के दौरान, एक आपने क्रिकेट पिच में रोलर डालते हुए देखे हैं समान करने के लिए, वैसा एक रोलर आता है जिसमें प्लैटिनम टिप नीडल्स आते हैं। ये नीडल्स आपका स्काल्प में मल्टीपल्स होल्स आर्टिफिशियली बनाते हैं, जिसके थ्रू हम सीरम और ग्रोथ फैक्टर्स को इन्फ्यूज़ करते हैं। इसकी वजह से आपका हेयर डेंसिटी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। तो आपका हेयर को डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन जरूर नहीं है। हाँ, कोई बाल्ड पैच है तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट जरूर कर सकते हैं। तो कभी आपका थिननेस है तो जरूर आके एग्जामिन करके आपको फ़ायदाकारक हो सकता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આપ અમારી સાથે જોડાયા, હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે વાત કરી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। તો આ સાથે જીએસ ડોક્ટરમાં હાલ બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો જીએસ ટીવી।